एक बेहद पावरफुल स्पोर्ट्स कार की कल्पना कीजिए। हाँ, मतलब एक ऐसी कार जो रेस ट्रैक पर सबसे आगे चल रही हो। बिल्कुल, उसके इंजन की दहाड़ सुनकर ही लग रहा है कि उसमें कितनी ताकत है, लेकिन जब वो सीधे रास्ते पर आती है ना, तो वो अपनी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। और उसका कारण यह है कि उसकी डिक्की में भारी पत्थरों से भरे हुए कई बोरे रखे हैं। एग्जैक्टली। इंजन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन वो जो वजन है ना, वो कार को पीछे की तरफ खींच रहा है। और यही आज हमारी इस डीप डाइव चर्चा का केंद्र है। तो आज हम किस कंपनी की डिक्की के पत्थर चेक कर रहे हैं? आज हमारे पास साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, हाल ही के अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स और कुछ फाइनेंशियल स्क्रीनर के डेटा का पूरा पुलिंदा है। अच्छा, तो डेटा काफी सॉलिड है हमारे पास। हाँ, और बाहर से देखने पर ना ये कंपनी बिल्कुल उसी स्पोर्ट्स कार की तरह लग रही है। मतलब अमेरिका और यूके में धड़ाधड़ एक्सपोर्ट हो रहा है, सऊदी अरब में नए प्लांट्स लग रहे हैं और ईवी चार्जिंग जैसे नए सेगमेंट्स में एंट्री भी ले रहे हैं। सुनने में तो सब कुछ बहुत शानदार लग रहा है। इंजन एकदम टॉप गियर में है ना? लेकिन जब हमने इनके बही खातों यानी बैलेंस शीट की गहराई में गोता लगाया तो एक बहुत बड़ा लाल झंडा दिखाई दिया। और वो लाल झंडा है उनका बढ़ता हुआ कर्ज। सही कहा, एक ऐसा कर्ज जो शेयर होल्डर्स की पूरी कमाई को मतलब एक तरह से दीमक की तरह खा रहा है। देखिए, ये डिक्की में रखे पत्थरों वाली एनालॉजी यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। तो हमारा उद्देश्य आज यही समझना है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो कैसे बढ़ रहा है और कैसे ये भारी कर्ज उस पूरी ग्रोथ पर मतलब शेयर होल्डर्स के लॉन्ग टर्म रिटर्न पर पानी फेर सकता है। बिल्कुल। किसी भी व्यवसाय का विश्लेषण करते समय ना अक्सर लोग सिर्फ टॉप लाइन यानी कुल रेवेन्यू को देखकर खुश हो जाते हैं। हाँ, वो बड़ा सा नंबर देखकर सबको लगता है सब बढ़िया है। राइट। लेकिन असली खेल इस बात में है कि उस रेवेन्यू को कमाने के लिए लागत क्या आ रही है और क्या वो भारी भरकम उधारी लागत भविष्य की नींव को कमजोर तो नहीं कर रही। साल्जर की कहानी में ये विरोधाभास बहुत ही नाटकीय रूप से उभरकर सामने आता है। तो चलिए डिक्की के पत्थरों पर माथापच्ची करने से पहले जरा उस पावरफुल इंजन का हुड खोलकर देखते हैं। हाँ, क्योंकि इंजन को समझे बिना पत्थरों के वजन का असली अंदाजा नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। तो जो कंपनी का मुख्य इंजन है ना, वो है उनका इंडस्ट्रियल स्विच गियर बिजनेस। जो डेटा हमारे पास है उसके अनुसार ये अकेला सेगमेंट कंपनी के कुल रेवेन्यू का 56% हिस्सा लेकर आता है, जो कि बहुत बड़ा चंक है। बहुत बड़ा। और इसका जो लक्षित एबिडा मार्जिन है वो 13.5% है। अब जो लोग फाइनेंस के भारी शब्दों से थोड़ा दूर रहते हैं उनके लिए बता दूं कि एबिडा का सीधा सा मतलब है कंपनी का वो ऑपरेटिंग मुनाफा जिसमें से अभी टैक्स, ब्याज और मशीनों की घिसाई जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं वो नहीं घटाई गई है। मतलब ये दिखाता है कि मुख्य धंधा असल में कितना पैसा बना रहा है, राइट? बिल्कुल। और कैम ऑपरेटेड रोटरी स्विच में तो कंपनी का लगभग 25% मार्केट शेयर है। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। हाँ, मैं भी सोच रही थी, 1/4 मार्केट कैप्चर करना बहुत बड़ी बात है। असल में यही कंपनी की असली ताकत है। स्विच गियर ना कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जैसे आप रातों रात बनाना शुरू कर दें। राइट। इसमें सेफ्टी और रिलायबिलिटी बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। कारखानों और बड़ी मशीनों में बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इनकी जरूरत होती है। अगर एक भी स्विच गियर फेल होता है तो पूरी की पूरी फैक्ट्री ठप पड़ सकती है। तो इसीलिए यहाँ क्वालिटी और भरोसे का प्रीमियम मिलता है। बिल्कुल। यही कारण है कि ये उनका सबसे मजबूत और उच्च मार्जिन वाला क्षेत्र है। और दिलचस्प बात यह है कि ये इंजन सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है। हाँ, एक्सपोर्ट्स के आंकड़े तो यही कहानी कहते हैं। मैंने देखा कि वर्तमान में उनका 21% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है और मैनेजमेंट इसे जल्द ही 25% के पार ले जाने की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा। अमेरिका में भारतीय इलेक्ट्रिकल उत्पादों पर लगने वाला टैरिफ अचानक 50% से घटकर सीधा 18% हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा ड्रॉप है। हाँ ना। और यूनाइटेड किंगडम में तो 0 इंपोर्ट ड्यूटी चल रही है जिसका सीधा फायदा साल्जर को मिल रहा है। तो मुझे ये बताइए, क्या ये महज किस्मत है या फिर दुनिया भर की सप्लाई चेन में जो जियोपॉलिटिकल बदलाव आ रहे हैं उसका कोई सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया फायदा है? देखिए, इसे सिर्फ किस्मत कहना गलत होगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया में किस्मत अक्सर उसी का दरवाजा खटखटाती है जो पहले से तैयार खड़ा हो। ये तो आपने बहुत सही बात कही। दुनिया भर के देश, खासकर जो पश्चिमी देश हैं, वो अब अपनी सप्लाई चेन के लिए सिर्फ एक देश यानी चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हाँ, वो चाइना +1 वाली रणनीति, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन अमेरिका और यूरोप के बाजारों में घुसना इतना आसान नहीं है।
वहां के नियम बहुत सख्त होते हैं। यहीं साल्जर की रणनीति काम आई। उन्होंने पहले से ही अपने उत्पादों के लिए यूएल और सीई सर्टिफिकेशन लेकर रखे थे। थोड़ा रुकते हैं, ये यूएल और सी सर्टिफिकेशन असल में क्या भला है? इसे आप उत्पादों का एक तरह से पासपोर्ट और वीजा समझ सकते हैं। अच्छा, पासपोर्ट और वीजा। हाँ, यूएल यानी अंडरराइटर्स लेबोरेटरीज सर्टिफिकेशन का मतलब है कि उत्पाद ने अमेरिका के बेहद सख्त सुरक्षा मानकों को पार कर लिया है। ओके। और सीई मार्क जो है वो यूरोपियन मार्केट में सामान बेचने के लिए अनिवार्य है। ये सर्टिफिकेशन हासिल करने में सालों की टेस्टिंग और भारी निवेश लगता है। मतलब ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो जब टैरिफ कम हुए और पश्चिमी देशों ने भारत की तरफ देखा तो साल्जर के पास वो पासपोर्ट पहले से मौजूद था। अरे वाह। टैरिफ घटने से उनके उत्पाद अचानक कीमत के मामले में बेहद प्रतिस्पर्धी बन गए और जो उच्च मार्जिन वाले स्विच गियर हैं उनका रास्ता सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए खुल गया। तो ये बात है, मतलब उन्होंने सही समय पर सही जगह मौजूद रहने के लिए पहले से ही टिकट कटा लिया था। सही कहा आपने। अब अगर एक्सपोर्ट्स इतने ही शानदार चल रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से एक सवाल उठता है कि फिर दूसरे देशों में जाकर अपनी खुद की फैक्ट्री लगाने की क्या जरूरत है? आपका इशारा उनके अगले बड़े कदम की तरफ है ना? हाँ, मेरा इशारा उनके सऊदी अरब के विस्तार की तरफ है। स्रोतों के अनुसार साल्जर ने वहां सऊदी अरेबिया लिमिटेड नाम से अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी बनाई है। सिर्फ माल एक्सपोर्ट करने से काम क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि देखिए, हर देश अब अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करना चाहता है। आत्मनिर्भर बनना चाहता है। बिल्कुल। सऊदी अरब इस समय अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में खरबों डॉलर का भारी निवेश कर रहा है। वहां नए शहर बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हाँ, नियोम सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। राइट। लेकिन सऊदी सरकार की नीतियां अब बदल गई हैं। अच्छा, कैसी नीतियां? वे अब स्थानीय उत्पादों को, यानी जो वहीं बनते हों, उन्हें सरकारी टेंडर्स और बड़े प्रोजेक्ट्स में प्राथमिकता दे रहे हैं। ओहो, इसे मेक इन सऊदी पहल कहा जा सकता है। एग्जैक्टली। अगर आपको उस इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का असली फायदा उठाना है तो आपको वहां का स्थानीय निर्माता बनना ही पड़ेगा। एक्सपोर्ट करके आप बस एक छोटी सीमा तक ही खेल सकते हैं। प्रबंधन ने खुद माना है कि मध्य पूर्व में जो मौजूदा तनाव और संकट चल रहा है ना, उसके कारण इस प्रोजेक्ट में सीधे 6 महीने की देरी हो गई है। हाँ, मिडिल ईस्ट क्राइसिस का असर तो पड़ा है। अब वहां मशीनरी का ऑर्डर तो दिया जा चुका है, लेकिन उत्पादन सितंबर-अक्टूबर 2026 तक ही शुरू हो पाएगा। अब एक सामान्य बिजनेस लॉजिक क्या कहता है? यही ना कि अगर प्रोजेक्ट में 6 महीने की देरी होती है तो लागत यानी कैपेक्स बढ़ जानी चाहिए, महंगाई, कच्चे माल की कीमत, लेबर। बिल्कुल, ओवररन कॉस्ट्स आ जाती हैं। लेकिन प्रबंधन का दावा है कि पहले चरण का निवेश अभी भी मात्र 15 करोड़ रुपए ही है। ये कैसे संभव है? क्या ये हवाई बातें तो नहीं लग रही हैं आपको? देखिए, ये एक बहुत ही पैनी नजर वाला सवाल है। आमतौर पर देरी का मतलब ही होता है पैसों की बर्बादी। हाँ। लेकिन यहाँ प्रबंधन ने जो किया है वो काफी चतुर रणनीति है। जब आप मशीनरी और प्लांट सेटअप के लिए फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं ना, तो कच्चे माल की कीमत बढ़ने का जोखिम सप्लायर पर चला जाता है, कंपनी पर नहीं। अच्छा, तो मतलब उन्होंने रेट्स पहले ही लॉक कर दिए थे। एग्जैक्टली। इसलिए 6 महीने का समय जरूर बर्बाद हुआ है, जो निश्चित रूप से रेवेन्यू के मामले में एक नुकसान है, लेकिन कम से कम उनकी जेब से अतिरिक्त नकद या कैश बाहर नहीं जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। और अगर हम भविष्य की ओर देखें तो उनके रेवेन्यू लक्ष्य काफी आक्रामक लग रहे हैं मुझे। क्या टारगेट्स दिए उन्होंने? उनका लक्ष्य है कि इस सऊदी प्लांट के जरिए मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र से आने वाले अपने मौजूदा रेवेन्यू को, जो कि अभी सिर्फ 24 करोड़ रुपए है, उसे दुगुना किया जाए। मतलब सीधे 48 करोड़। हाँ, और इतना ही नहीं, खाड़ी देशों यानी जीसीसी बाजार से 100 करोड़ रुपए का नया रेवेन्यू उत्पन्न किया जाए। ये एक बड़ा दाव है, लेकिन अगर ये सही बैठता है तो ग्रोथ बहुत शानदार हो सकती है। बिल्कुल, ये केवल भौगोलिक विस्तार नहीं है, ये एक नए और बहुत बड़े बाजार में खुद को स्थापित करने का सीधा रास्ता है। चलिए भूगोल से निकलकर अब थोड़ा तकनीक की दुनिया में चलते हैं। हमने कंपनी के पुराने और मजबूत इंजनों की बात कर ली, लेकिन भविष्य के इंजनों का क्या? भविष्य की तकनीकों में इनका निवेश मुझे काफी दिलचस्प लग रहा है। आप ईवी चार्जिंग और स्मार्ट मीटर्स की बात कर रही है ना? हाँ, खासतौर पे यही 2 सेगमेंट। रिपोर्ट बताती है कि कंपनी ने अल्ट्रा फास्ट चार्जर्स नाम की कंपनी में 30% हिस्सेदारी ली है। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं है। उन्होंने अब तक लगभग 100 यूनिट्स बेचकर 8 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल भी कर लिया है। ये एक अच्छा स्टार्ट है। और अगले वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए उनका लक्ष्य इसे 25 करोड़ रुपए तक ले जाने का है।
देखिए, ईवी चार्जिंग एक ऐसा बाजार है जहां शुरुआती चरण में वॉल्यूम कम होता है। हाँ, क्योंकि एडॉप्शन अभी बढ़ ही रहा है। राइट। लेकिन जैसे जैसे बाजार परिपक्व होता है, ये तेजी से बढ़ता है। प्रबंधन को उम्मीद है कि वॉल्यूम बढ़ने पर इस सेगमेंट में मार्जिन 12% से 15% तक जाएगा, जो कि काफी अच्छा मार्जिन है। लेकिन उनका दूसरा नया दांव यानी स्मार्ट मीटर्स, वो एक पूरी तरह से अलग खेल है। हाँ, स्मार्ट मीटर्स की कहानी मुझे थोड़ी अजीब लगी। अजीब क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रति वर्ष 4 मिलियन यानी 40 लाख यूनिट्स बनाने की क्षमता पूरी तरह से तैयार कर ली है। वे वायरपास की RF मेश टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। अब एक मिनट रुककर पहले इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं। ये RF मेश असल में क्या होता है? हाँ, वो मीटर रीडर आते थे। स्मार्ट मीटर्स में सिम कार्ड लगाकर डेटा सीधा सर्वर पर भेजा जाता है। लेकिन RF मेश तकनीक इससे भी एक कदम आगे है। अच्छा, वो कैसे? इसमें हर एक मीटर अपने आप में एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है, बिल्कुल एक जाल या मेश की तरह। ये मीटर आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मतलब एक मीटर दूसरे मीटर को डेटा पास कर सकता है? एग्जैक्टली। यानी एक मीटर अपना डेटा पास वाले दूसरे मीटर को देता है, वो तीसरे को, और ऐसे करते करते डेटा कंपनी के मुख्य सर्वर तक पहुंच जाता है। अरे वाह! इससे हर मीटर में अलग से महंगा सिम कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और नेटवर्क बहुत मजबूत हो जाता है। ये तो सच में शानदार तकनीक है। लेकिन मेरी चिंता तकनीक को लेकर नहीं है, बल्कि व्यवसाय के तरीके को लेकर है। आप किस चीज से चिंतित हैं? देखिए, क्षमता पूरी तरह से तैयार खड़ी है 40 लाख यूनिट्स की, लेकिन टेंडर प्रक्रिया और सरकारी योग्यता नियमों के कारण अभी ऑर्डर्स मिलने में काफी देरी हो रही है। हाँ, सरकारी काम में समय तो लगता है। अब आप ही बताइए, तकनीकी दुनिया में चीजें हर 6 महीने में पुरानी हो जाती हैं। क्या 40 लाख की क्षमता खड़ी करके हाथ पर हाथ धरे इंतजार करना एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? अगर टेंडर आने तक ये तकनीक ही पुरानी हो गई तो? ये एक बेहद वाजिब चिंता है, और इसी वजह से कई निवेशक ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर आशंकित रहते हैं। तो फिर मैनेजमेंट ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें भारत में सरकारी टेंडर्स के काम करने का तरीका समझना होगा। जब सरकार स्मार्ट मीटर्स के करोड़ों के टेंडर निकालती है, तो वे उन कंपनियों को टेंडर देना बिल्कुल पसंद नहीं करते जो टेंडर मिलने के बाद फैक्ट्री लगाने की बात कहें। अच्छा, मतलब उन्हें रेडी टू डिलीवर सप्लायर चाहिए। एग्जैक्टली। सरकार की डिलीवरी टाइमलाइन बहुत आक्रामक होती है, इसलिए रणनीतिक रूप से क्षमता को पहले से तैयार रखना इस उद्योग में एक आवश्यक बुराई है। एक नेसेसरी इविल। हाँ, जिसके पास क्षमता तैयार खड़ी है, वही इन बड़े ऑर्डर्स को तुरंत पूरा करने की गारंटी दे सकता है। ये एक रिस्क जरूर है, लेकिन इस खेल में बने रहने के लिए ये एक तरह की एंट्री फीस है। समझ गई। और प्रबंधन पूरी तरह आश्वस्त है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में इसमें एक बहुत बड़ी छलांग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी तक की कहानी सुनकर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत शानदार है। हाँ, पिक्चर परफेक्ट लग रहा है। स्विच गियर का 25% मार्केट शेयर, अमेरिका में एक्सपोर्ट, सऊदी में नया प्लांट, ईवी और स्मार्ट मीटर्स में भविष्य की तैयारी, 24% की रेवेन्यू ग्रोथ, 1758 करोड़ का टॉप लाइन। मतलब ये कार तो उड़ रही है। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया। चलिए वापस उस डिक्की में रखे भारी पत्थरों की तरफ मुड़ते, जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इन सारी शानदार योजनाओं के लिए और इस भारी भरकम रेवेन्यू ग्रोथ के लिए पैसा आखिर आ कहां से रहा है? और यहीं से बैलेंस शीट की असली सच्चाई सामने आती है। वो हिस्सा जहां चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है और कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य की असली तस्वीर दिखती है। एक मिनट, मुझे थोड़ा गणित समझने दीजिए। स्रोतों के अनुसार वर्किंग कैपिटल और नए प्रोजेक्ट्स में निवेश के कारण कंपनी का जो शॉर्ट टर्म कर्ज है वो बढ़कर 503 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। 503 करोड़, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इस पर ब्याज की दर लगभग 8% है। नतीजा क्या हुआ? इतनी बम्पर सेल और 1758 करोड़ के रेवेन्यू के बावजूद कुल पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन मात्र 3.1% रह गया है। सिर्फ 3%? हाँ, पैट का मतलब है वो शुद्ध मुनाफा जो सब खर्चे, टैक्स और ब्याज चुकाने के बाद कंपनी के गुल्लक में बचता है। मतलब कंपनी 100 रुपए का सामान बेच रही है और हाथ में सिर्फ 3 रुपए बच रहे हैं। क्या ये भारी कर्ज पूरी बैलेंस शीट को अंदर ही अंदर खोखला नहीं कर रहा है? मतलब ये हाई डेट लेवल शेयर होल्डर्स के लॉन्ग टर्म रिटर्न को सीधे सीधे खत्म कर रहा है। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो किसी भी विश्लेषण से निकलकर आना चाहिए। ये सवाल सीधा उस मुनाफे से जुड़ा है जिसके लिए कोई भी व्यक्ति शेयर खरीदता है। बिल्कुल।
जब कंपनी पर इतना भारी कर्ज होता है ना, तो इसकी उधारी लागत आसमान छूने लगती है। कंपनी जो भी ऑपरेटिंग मुनाफा कमाती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बैंक को ब्याज के रूप में चला जाता है। मतलब मैनेजमेंट मेहनत कर रहा है बैंक वालों के लिए। एक तरह से हाँ, बैंक को चुकाया जाने वाला हर एक रुपया सीधे तौर पर उस शुद्ध मुनाफे को कम कर देता है, जो अंततः शेयरधारकों की जेब में लाभांश के रूप में या कंपनी के भविष्य के निवेश के लिए जाना चाहिए था। यह शेयर होल्डर वैल्यू पर एक सीधा प्रहार है। इसे थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर कॉल की ट्रांसक्रिप्ट में एक निवेशक ने प्रबंधन से एक बहुत ही तीखा और सटीक सवाल पूछा था। वो वायर्स और केबल्स वाले सेगमेंट को लेकर। एग्जैक्टली। कंपनी का एक और सेगमेंट है वायर्स और केबल्स। ये सेगमेंट कंपनी के कुल रेवेन्यू का लगभग 39% हिस्सा लाता है। मतलब रेवेन्यू में इसका बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, लेकिन इसका एबिटा मार्जिन बहुत कम है, सिर्फ 6.5% के आसपास। उस निवेशक ने गणित लगाकर बताया कि कुल कर्ज में से लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए तो सिर्फ इस एक सेगमेंट के वर्किंग कैपिटल में फंसे हुए हैं। और यहीं पर शेयर होल्डर्स के मुनाफे के पानी की तरह बह जाने का असली खेल समझ में आता है। कैसे? जरा सोचिए, जब आप 250 करोड़ का कर्ज 8% सालाना ब्याज पर लेते हैं, तो आप साल का लगभग 20 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज भरने में चुका रहे हैं। बिल्कुल, 20 करोड़ रुपए हवा में, और वो भी उस वायर्स बिजनेस से जो खुद सिर्फ 6.5% मार्जिन कमा रहा है। अगर हम इसमें से टैक्स और ब्याज हटा दें, तो ये वायर्स और केबल सेगमेंट मुश्किल से 1 से 1.5% का शुद्ध मुनाफा देता है। सिर्फ 1.5%? हाँ, ये तो पूरी तरह से घाटे का सौदा लग रहा है। आप इतना भारी रिस्क ले रहे हैं, इतना सारा पैसा इन्वेंट्री और उधारी में फंसा रहे हैं, और अंत में क्या मिल रहा है? 1% मुनाफा, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर सकता। सही बात है। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का तरीका तो कतई नहीं है। ये तो उधारी लेकर दिखावा करने जैसी बात हो गई। वर्किंग कैपिटल की जरूरत बढ़कर रेवेन्यू के 30% तक पहुंच गई है, जो कि बहुत खतरनाक संकेत है शेयर होल्डर रिटर्न्स के लिए। आप एकदम सही दिशा में सोच रही हैं। जब आपकी पूंजी का इतना बड़ा हिस्सा गोदाम में रखे माल और बाजार से आने वाली उधारी में फंसा हो, और उस पूरे पैसे पर मीटर की तरह 8% का भारी ब्याज लग रहा हो, तो शेयर धारकों के लिए रिटर्न बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता है। हाँ, उच्च उधारी लागत सीधे तौर पर लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर रिटर्न्स को निगल जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रबंधन ने अर्निंग कॉल में इस तीखे सवाल से भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने इस चिंता को खुले तौर पर स्वीकार किया। उनका कहना है कि वे इस पर काम कर रहे हैं, और उन्होंने वादा किया है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक वे कर्ज और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को घटाकर वापस रेवेन्यू के 25% तक नीचे ले आएंगे। वादे तो अक्सर किए जाते हैं कॉर्पोरेट दुनिया में, लेकिन जब तक ये भारी कर्ज सच में कम नहीं होता, शेयर होल्डर वैल्यू पर दबाव लगातार बना रहेगा। ये तो तय है। और शायद इसी गहरी चिंता ने अर्निंग कॉल के दौरान एक बहुत ही दिलचस्प समाधान को जन्म दिया। अब डीमर्जर की बात कर रही हैं? हाँ, कर्ज की इस बीमारी का पक्का इलाज क्या हो सकता है? निवेशकों ने प्रबंधन को एक सीधा और बोल्ड सुझाव दिया कि भाई, इस कम मार्जिन वाले वायर्स बिजनेस को मुख्य कंपनी से अलग कर दो, इसे डीमर्ज कर दो। और ये सुझाव काफी लॉजिकल भी है। कॉर्पोरेट जगत में डीमर्जर अक्सर फंसी हुई वैल्यू को बाहर निकालने का, यानी वैल्यू अनलॉक करने का एक बहुत ही शानदार उपकरण साबित होता है। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। बताइए। मान लीजिए आपके पास फलों का एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ है। उस पेड़ की कुछ निचली टहनियां ऐसी हैं जो जमीन से सारा पानी और ऊर्जा सोख तो रही हैं, लेकिन उन पर फल बिल्कुल नहीं आते। बंजर टहनियां। हाँ, अब एक चतुर माली क्या करेगा? वो उन ऊर्जा सोखने वाली बेकार टहनियों को छाट देगा, ताकि पेड़ की पूरी ऊर्जा, पूरा पोषण ऊपर की उन टहनियों में जाए जहां रसीले और महंगे फल लगते हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। यहाँ वो पेड़ है सेल्जर, रसीले फल वाली टहनियां हैं उनका उच्च मार्जिन वाला स्विच गियर बिजनेस, और वो ऊर्जा सोखने वाली निचली टहनियां हैं वो वायर्स और केबल्स का कम मार्जिन वाला बिजनेस, जिसमें 250 करोड़ का कर्ज फंसा है। क्या इस हिस्से को अलग कर देना सही नहीं होगा? ये फलों के पेड़ का उदाहरण स्थिति को बिल्कुल सही ढंग से समझाता है। अगर हम इसे वित्तीय दृष्टिकोण से देखें ना, तो वायर्स और केबल बिजनेस को डीमर्ज करने से कई बड़े फायदे होंगे। जैसे कि? सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, कंपनी का जो भारी कर्ज है वो उस अलग हुई इकाई के साथ चला जाएगा, या कम से कम सही ढंग से आवंटित हो जाएगा।
मतलब मुख्य बैलेंस शीट साफ हो जाएगी। एग्जैक्टली इससे मुख्य कंपनी की बैलेंस शीट तुरंत हल्की हो जाएगी। और दूसरा बड़ा फायदा ये है कि प्रबंधन का पूरा ध्यान और ऊर्जा अब उस व्यवसाय पर केंद्रित हो सकेगी जो असल में पैसा बना रहा है। यानी उनका स्विच गियर बिजनेस। हाँ, और वो नए उभरते हुए स्मार्ट मीटर और ईवी चार्जिंग जैसे सेगमेंट। और शेयर बाजार के नजरिए से देखें तो बाजार को भी स्पष्टता बहुत पसंद है। जब तक कचरा और सोना एक ही डिब्बे में रहेंगे, बाजार उसे औसत भाव ही देगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। शेयर बाजार हमेशा उन कंपनियों को उच्च मूल्यांकन यानी हाई वैल्यूएशंस देता है जिनका फोकस स्पष्ट होता है और जिनके प्रॉफिट मार्जिन उच्च होते हैं। तो अभी सेल्जर के साथ क्या हो रहा है? वर्तमान में ये हो रहा है कि वो कम मार्जिन वाला केबल बिजनेस, स्विच गियर बिजनेस के उस शानदार 13.5% EBITDA और 25% मार्केट शेयर वाले प्रदर्शन को छिपा रहा है। अगर ये डीमर्जर होता है तो मुख्य कंपनी का मूल्यांकन बाजार में रातों रात बदल सकता है, जिससे शेयर धारकों की लॉन्ग टर्म वैल्यू में भारी वृद्धि हो सकती है। और मैनेजमेंट का इस पर क्या रिएक्शन था? सबसे सकारात्मक बात यही रही कि अर्निंग कॉल में प्रबंधन ने सुझाव को खारिज नहीं किया। उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया और भरोसा दिया कि वो शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाने के लिए इस दिशा में विचार करेंगे। तो अब अगर इस पूरे गहन विश्लेषण को एक धागे में पिरोया जाए तो एक बहुत ही स्पष्ट सबक निकल कर आता है। वो क्या? यही कि किसी भी व्यवसाय की सफलता सिर्फ तेजी से बढ़ते रेवेन्यू के आंकड़ों, नए देशों में फैक्ट्रियां लगाने या भविष्य की चमकती हुई तकनीक में निवेश करने में ही नहीं छिपी है। बिल्कुल नहीं। असली सफलता इस बात में है कि कंपनी का प्रबंधन अपनी पूंजी का आवंटन कितनी चतुराई से करता है। कैपिटल एलोकेशन इज द की। राइट। और कर्ज का प्रबंधन कैसे होता है, क्योंकि अगर आप 100 रुपए कमाकर 97 रुपए खर्च और ब्याज में लुटा रहे हैं तो वो रेवेन्यू किसी काम का नहीं है। मुनाफा वो होना चाहिए जो ब्याज के रूप में बैंकों की तिजोरी में जाने के बजाय शेयर धारकों की लॉन्ग टर्म वेल्थ को सुरक्षित करे। ये एक ऐसा सबक है जो सिर्फ साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री पर समान रूप से लागू होता है। भारी कर्ज अच्छे अच्छे इंजनों की जान निकाल सकता है। सही कहा। बिना स्पष्ट पूंजी आवंटन और सख्त कर्ज नियंत्रण के दुनिया की सबसे अच्छी विकास रणनीति और बेहतरीन तकनीक भी वित्तीय बोझ के नीचे दबकर दम तोड़ सकती है। इसी बात के साथ इस विस्तृत चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक बिल्कुल नया और दिलचस्प सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। ये वास्तव में एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा इस बारे में विचार कीजिए। अगर भविष्य में कंपनी सच में निवेशकों की बात मानकर अपने वायर्स और केबल्स बिजनेस को खुद से अलग कर देती है, यानी डीमर्ज कर देती है, तो क्या होगा? हाँ, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? बिल्कुल। क्या इससे बचे हुए स्विच गियर बिजनेस की अपनी सप्लाई चेन कमजोर पड़ जाएगी? क्योंकि आखिरकार स्विच गियर में भी तो तारों और केबल्स का उपयोग होता ही है ना। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। या फिर ये आज़ादी उन भारी पत्थरों को स्पोर्ट्स कार की डिक्की से हमेशा के लिए बाहर फेंक देगी और इस कंपनी को एक पूरी तरह से नई, हल्की, तेज और आक्रामक टेक इलेक्ट्रिकल कंपनी में बदल देगी जो दुनिया के रेस ट्रैक पर अजेय हो जाएगी। ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल, वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो इसी विचार के साथ हम अपनी आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले डीप डाइव में फिर मिलेंगे।